हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी होंगी। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। और चैनल को थोड़ा सा जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। जो है व्यू भी ज़्यादा दे नहीं रहे हो, आप लोग देख नहीं रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा क्या? क्वेश्चन आंसर चल रहा है, इसके बाद भी नहीं। आप लोग थोड़ा व्यू जो बढ़ाइए जो है, और अपने सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से जो है देते रहिए। और आज जो नॉर्मल वीडियो है, और जो है यही कहना चाहूँगा कि जो है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ऐसे हम लोगों को क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। जैसे 11 बजे हमारा जो है क्विज हो रहा है। क्विज का टाइम हमारा 11 AM पर है, और एक पेड क्विज जो हमारा 12 PM पे है। ठीक है, आप इसको दिए गए नंबरों पे जो है संपर्क करके जो है जुड़ जाइए हमारी जो है टीम से, और ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा, और फिर चीज़ें आपको मिलने लगेगी। और आपको एक जानकारी दे दें कि 1 मार्च से हमारा जो है PCS के लिए एक बैच चल रहा है 2 महीने का, 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें फुल PDF आप लोगों को दिया जाएगा, और पूरा 2 महीने में जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। इनलाइटमेंट नाम से यह कोर्स है। हम यूट्यूब चैनल पे भी इसके लिए एक वीडियो बनाया गया है, आप जा करके उसको वीडियो को देख कर समझ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से परचेज करना है। सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। तो आज है, जैसे कि पीछे हम लोग जो है 6 लेक्चर देख चुके हैं। हमारा 6 टॉपिक पे जो है क्वेश्चन आंसर आ चुका है। आज हमारा 7वां टॉपिक है, Day 7 है। ठीक, तो 7वां टॉपिक है हमारा। ठीक, तो चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस तरीके से जो है क्वेश्चन आज बना हुआ है, इस पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो भारत का महान्यायवादी कौन होता है, कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। आप जानते हैं कि यह भारत सरकार का मुख्य सलाहकार भी होता है। ठीक है, तो जितने भी जो निर्णय होता है, सलाह देता है, जो संसद के दोनों सदनों में जो है भाग ले सकता है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अभी देखो, हमने ऊपर बताया अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। ठीक, याद कर, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हैं कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वन लाइनर टाइप में जो है, इसलिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि जिससे आपका जो है डाउट क्लियर रहे। और भी चीज़ें जो है, फिर लेवल भी बढ़ाया जाएगा क्वेश्चन का। अभी वन लाइनर टाइप में आपको देखने को मिला है, फिर लेवल भी बढ़ाया जाएगा। बस आप बने रहिए, और हर सब्जेक्ट का जो है इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर, राज्यपाल के परामर्श पर, संघ मंत्रिमंडल के परामर्श पर, या उपरोक्त सभी? तो राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। ठीक है, ध्यान रखना, संघ मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत का महान्यायवादी होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भाई, भारत का महान्यायवादी हमारा नियुक्त किया जा रहा है, इतना बड़ा भारत का सलाहकार होता है भारत सरकार का वो, तो उसके लिए कुछ योग्यताएं भी होंगी। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता जो रखता हो, न्यायालय का न्यायाधीश, संसद के सदस्य होने की, लोकसभा का अध्यक्ष होने की। तो भारत का महान्यायवादी जो योग्यता रखता है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, उसको भारत का क्या नियुक्त किया जाता है? महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 क्लास 3, अनुच्छेद 105 क्लास 1, अनुच्छेद 126 क्लास 3। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो योग्यता का वर्णन किया गया है वो हमारे अनुच्छेद 124 क्लास 3 में किया गया है। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लीजिएगा वन लाइनर टाइप में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है, क्योंकि हम महान्यायवादी पढ़ रहे हैं। तो यही भारत सरकार का मुख्य सलाहकार होता है और भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, लगातार बने रहिए। जो है महान्यायवादी किसका मतलब किसका विधिक सलाहकार होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, भारत सरकार का, मंत्रिमंडल का। तो महान्यायवादी किसका विधिक सलाहकार होता है? भारत सरकार का। हम ऊपर से ही बताते आ रहे हैं किसका विधिक सलाहकार होता है? भारत सरकार का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर का क्वेश्चन। महान्यायवादी को कहाँ बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? लोकसभा में है, राज्यसभा में है। तो इस प्रकार से इसको कह सकते हैं संसद के दोनों सदनों में, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में यह बोलने का अधिकार रखता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको सेशन, और अब बराबर आप लोग ये वीडियो जो है फॉलो कर रहे होंगे। और चलते हैं, बाकी दिए गए नंबर से आप संपर्क कर ही सकते हैं, और चीज़ों का जो भी हमारी तरफ से यहाँ से फ्री चीज़ें दी जा रही हैं हमारी टीम की तरफ से, तो उसको भी आप लोग लाभ उठाएंगे। आते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार न होना प्रावधान किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 73 में, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 84 में, अनुच्छेद 88 में। तो ये डी सही है, अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 76 के तहत तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति ही करता है। ठीक है, आते हैं 10वां क्वेश्चन। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति का गठन कौन करता है? राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, संसद, राज्यसभा अध्यक्ष। तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का गठन कौन करता है? संसद करता है। अच्छा चलो, इसमें कमेंट करके, जो कमेंट ऐसे आप लोग करते नहीं, लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं और हमारे लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, दोनों के बारे में कितने सदस्य संख्या होते हैं, इसको कमेंट करके आप लोग तो बता सकते हैं। अगर जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, इस 10वें नंबर का ये वाला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात या राज्य में आपात की स्थिति प्रवर्तन में संसद द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 300। तो इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा अनुच्छेद सी, ये अनुच्छेद 250, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर कानून बनाने के जैसे संघ सूची, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची में जब बात आती है तो केंद्र हमेशा क्या होता है? पावरफुल होता है। हमेशा केंद्र क्या होता है? पावरफुल माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। संसद के राज्यसभा के अनुरोध पर राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 225। कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। ये 11 और 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है हिंट आपको नज़र आएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तो अनुच्छेद 250 कह रहा है, एक अनुच्छेद 249 कह रहा है। ठीक है, क्या डिफरेंस है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आते हैं हम 13 नंबर की तरफ। संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? देश के लिए कानून बनाना, देश के लिए साधन उपलब्ध कराना, देश के लिए खाना उपलब्ध कराना, देश के लिए गर्व करना। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए कानून बनाना है, जिससे कि लोगों को हर सुविधाएं अपने आप मुहैया हो जाएंगी। अगर कानून के तहत, नियम कानून के तहत, संविधान के तहत अगर चीज़ें चलेंगी तो हर किसी को सब कुछ मुहैया हो जाएगा। ठीक है, तो संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कि देश के लिए कानून बनाना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। सरकारी विधेयक किसके द्वारा स्वीकृत होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा।
तो जो हमारा सरकारी विधेयक होता है वह हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा क्या होता है, स्वीकृत किया जाता है। किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है। और मंत्रिमंडल का गठन किसकी सलाह पर किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो सरकारी विधेयक किसके स्वीकृति से होता है, मंत्रिमंडल की स्वीकृति पर होता है। आते हैं हम 15 नंबर का क्वेश्चन। किसी विधेयक का सदन में वाचन कितनी बार होता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। किसी विधेयक का सदन में वाचन 2 बार होता है, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसी विधेयक का सदन में वाचन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना क्योंकि 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है और आप लोगों को इसमें जो है आनंद आ रहा होगा। और चीज़ें अगर 1-2 बार हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। इससे ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं। और जब अच्छे लेवल के बढ़ा के क्वेश्चन जब आएंगे तब आप लोग देखना कि मतलब आप लोगों का कैसे क्लियर हो जाएगा हर चीज़, ठीक है। साधारण विधेयक को, 16 नंबर का क्वेश्चन, साधारण विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है, निम्न सदन में, उच्च सदन में, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं। तो साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। निम्न सदन मतलब बोले तो लोकसभा, उच्च सदन बोले तो राज्यसभा, ठीक। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके से डिफरेंस होता है और कैसे कैसे कार्य होते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसी विधेयक पर विचार के लिए कौन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है, प्रधानमंत्री बुलाता है या फिर मुख्यमंत्री बुलाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति बुलाता तो है लेकिन इसकी अध्यक्षता नहीं करता। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का कौन करता है, अध्यक्ष करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। 17 नंबर का क्वेश्चन, अधिवेशन कौन बुला रहा है, राष्ट्रपति बुला रहा है। 18 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखो आ ही गया, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला हैं। अच्छा बताइए, ओम बिरला का जो संसदीय क्षेत्र है कहाँ से है, वो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। जो हमारे जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं वो किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, कमेंट करके ये क्वेश्चन बताइएगा। एक 10 नंबर का क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा, 18 नंबर का क्वेश्चन भी कमेंट करके बताइएगा, जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। ज़रूर कमेंट करना कि मतलब इसका आंसर जो हम पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में, लोकसभा में, उच्च न्यायालय में, संसद में। तो धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। लोकसभा में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों में अगर पारित विधेयक हो गया है तो कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा अनुच्छेद 11 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 111 के तहत, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। संसद के दूसरे सदन को एक सदन में पास विधेयक पर विचार करने के लिए कितना समय प्राप्त होता है। संसद के दूसरे सदन को एक सदन से पास विधेयक पर विचार करने के लिए 6 महीने, 12 महीने, 6 सप्ताह, 12 सप्ताह, तो 6 महीने का समय दिया जाता है। आप इस पर विचार विमर्श कीजिए, समय लीजिए, चर्चा कीजिए और फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाइए।
आते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। धन विधेयक कितने दिन बाद राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है? जैसे कि धन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, फिर ये कहाँ भेज दिया जाता है? राज्यसभा में। तो राज्यसभा जो है इसको एक बार लौटा तो सकती है पुनर्विचार के लिए कि हाँ एक बार इस पर पुनर्विचार कर लीजिए, लेकिन अगर लोकसभा ने पुनः उसको वापस राज्यसभा में भेज दिया तो राज्यसभा की मजबूरी है कि उसे अब पास करे। ठीक है, अगर वो 14 दिन तक, यानी कि इसमें जो आंसर सही है 14 दिन तक जो है केवल अगर उसने रखा तो वह विधेयक अपने आप पारित माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में, कॉन्सेप्ट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। आइए देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 111। किस विधेयक में दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 109 में दी गई है। ठीक है, तो आज और बाकी हमारा जो नंबर दिया गया है यह है हमारा नंबर। कॉल या व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद जो है आप बताइए तो टेलीग्राम से जोड़ लिया जाएगा। फ्री क्विज भी हो रही है और जो है पेड कोर्स भी हमारा चल रहा है। कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। ये देखो हमारा जो कोर्स चल रहा है ये वीडियो का कोर्स चल रहा है पहला, दूसरा लेखपाल का चल रहा है, ये मेंस के लिए बैच चल रहे हैं। ये प्री वाला 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। इनलाइटमेंट नामक कोर्स जो हमारा शुरू हो रहा है वो 1 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, और इससे जुड़िए 2 महीने का कोर्स है और पूरा पीसीएस का एकदम पीडीएफ के फॉर्म में पूरी फुल गाइडेंस के साथ जो है आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। और इसके बारे में अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर है, छोटा सा वीडियो है 5-6 मिनट का, पूरी जानकारी लेकर के आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके आगे का क्वेश्चन जो भी होता है हम कल लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।